हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जय श्री गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं सस राजवत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक बार फिर से आज वही सेशन को कैरी ऑन करते हुए आज के साथ कुछ नए क्वेश्चंस जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए हैं विद कंसेप्ट एंड लॉजिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन समझने के लिए। देखें तो आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ये, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन पटना। रांची का जो क्लाइमेट है वो पटना से बेहतर है। रांची का क्लाइमेट पटना से बेटर देन है और भी अच्छा बेहतर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपने कई एग्जाम्स में देखे होंगे, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में, वैसे देखिए पढ़ने से ऐसा लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, एक तरफ रांची का क्लाइमेट है, बेटर देन ये कंपैरेटिव वर्ड जो है आपके कंपैरिजन के काम आता है, दूसरी तरफ ओनली पटना है। तो एक बात बताइए, अगर रांची और पटना की बात की जाती तो स्टेट टू स्टेट कंपैरिजन हो जाता। देखो आप हमेशा याद रखिएगा एज और देन, ये दो वर्ड्स हैं, एज और ये देन। इनके साथ में जब भी कोई कंपैरिजन करना हो दोनों तरफ इक्वल चीजें होनी चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए। अगर इधर सब्जेक्ट है तो उधर भी सब्जेक्ट होगा और इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। कंपैरिजन शुड बी ऑन द सेम लेवल, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का। एक तो ये रूल है, ठीक है। जैसे आपको कहना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम, ठीक है, फास्टर देन ही और हिम, विच वन इज बेटर, कौन सा ज़्यादा ठीक लगेगा आपको। देखिए आई एम बेटर देन ही और हिम, मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो फास्टर देन एक कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसके पहले आपके पास आई एज ए सब्जेक्ट आपको यूज किया गया है। आई से आप कंपेयर किसको करेंगे, ही या हिम, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो आपको बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपेयर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपेयर होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आई का कंपैरिजन यहाँ पर किससे होगा, ही से होगा। दैट्स बेटर। अब इस रूल को थोड़ा सा और अगर हम रिफाइन करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैरी ऑन करते हैं, तो ऐसा होता है, हम बात कर रहे हैं रांची और पटना की या फिर क्लाइमेट ऑफ रांची एंड पटना। देखिए क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करना पड़ेगा। रांची और पटना दोनों के बीच में कंपैरिजन में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट्स हैं, दोनों जो हैं कर सकते हैं आप, दोनों सिटी हैं, दोनों सिटीज़ में कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रहा है। तो क्लाइमेट एक तरफ लिखा हुआ है, अब इसको और क्लियर करने के लिए देखो, द क्लाइमेट ऑफ रांची, ठीक है, दूसरी तरफ पटना। या फिर आप इसको अगर बेटर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ पटना, हो गया बराबर। ये है तरीका सही करने का। लेकिन क्लाइमेट ऑफ रांची, क्लाइमेट ऑफ पटना, ये तो ठीक है, इक्वल है, ओके है, बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने सिर्फ पटना दिया था तो उसने मिसिंग क्या किया, द क्लाइमेट ऑफ, ठीक है। अब अगर हम ये लिख दें तो ठीक है, लेकिन नहीं लिखें तो सेंटेंस गलत। तो हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को रिवीजन करने के बजाय, इसको रिपीट करने के बजाय इसकी जगह हम लिख देते हैं दैट, सिंगुलर है क्लाइमेट इसलिए, और ऑफ अपनी जगह ऑफ रह जाएगा, दैट ऑफ पटना। ये लिखना ज़्यादा बेटर है। आप चाहो तो क्लाइमेट ऑफ पटना लिख सकते हो, बुराई उसमें नहीं है, बट क्योंकि क्लाइमेट वर्ड दो बार आ जाएगा यानी कि वो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट करने के बजाय आप नाउन के बजाय प्रोनाउन यूज़ करो। तो ये जो दैट है वो किसको इंडिकेट करेगा, क्लाइमेट को इंडिकेट करेगा। तो ये दैट काम करेगा क्लाइमेट का, और ऑफ की जगह ऑफ है, पटना अपनी जगह पर सेम है। दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है
पढ़ना, इसके आगे आप लगा दीजिए देन के बाद दैट ऑफ, बस इससे ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, ही डिड नॉट लाइक मी स्मोकिंग, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक मी स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे। ये है, देखो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है इसके अंदर भी। हालांकि सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा फील नहीं होता कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मिसिंग है। देखो क्या है वो, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, मी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ब इट्स ओके, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। स्मोकिंग जीरेंट फॉर्म वर्ब है, इन द प्रेजेंस नाउन हो गया, और टीचर यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है। सब कुछ वैसे देखा जाए तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये वाला सेगमेंट। देखो कैसे, एक एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, एक्सक्यूज मी, इट्स ओके, सही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको इस समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इसका सेंस है। देखो इस सेंटेंस में कितना अंतर आ गया है दोस्तों। एक्सक्यूज मी में एक्सक्यूज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज मी एक बार फिर से आपके सामने, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट किसने की, इसने की। व्हाट इज दैट, दिस इज वर्ब प्लस आईएनजी, इंफॉर्मेशन स्वरूप में ये वर्ब प्लस आईएनजी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जेरेंड है, फंक्शन इसका नाउन की तरह होता है, बस बात खत्म। नाउन से पहले आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जबकि आना चाहिए क्या, एडजेक्टिव आना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था माय, और माय लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है, देखो माय इसलिए लिखना चाहिए था आपको क्योंकि माय इज एन एडजेक्टिव, माय एक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आगे आपको नाउन दिया है। तो माई इंटरप्टिंग इज बेटर देन मी, यहाँ मी इंटरप्टिंग के बजाय आपको माई इंटरप्टिंग। कुल मिलाकर के आप ये समझ लें कि वर्ब प्लस आईएनजी जो कि एक जेरेंट फॉर्म की वर्ब होती है, ठीक है, फॉर्म उसका वर्ब की तरह होता है लेकिन फंक्शन नाउन की तरह होता है, इसी को हम जेरेंट कहते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद में V1 आईएनजी जो कि जेरेंट फॉर्म में काम करता है, अगर वो वर्ड आपको गिवन है तो आप उस आईएनजी वाले वर्ड यानी जेरेंट से पहले आप जो है एडजेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन यूज करें, ठीक है। देखते हैं क्या था, मी स्मोकिंग, स्मोकिंग इज जेरेंट नाउन, एक जेरेंट है, ये जेरेंट है, इसका मतलब ये नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के लिए मुझे मी के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, मुझे मी के बजाय लिखना होगा माय, मी के बजाय मुझे लिखना होगा माय, दैट्स योर आंसर, माय स्मोकिंग। आई होप ये कंसेप्ट नंबर क्वेश्चन 2 का आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है इसका प्रीफेस जो आपको मैंने बताया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सही होता है, लेकिन आगे अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला जेरेंट आपको दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक नाउन होता है, नाउन को एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मी के बजाय आपको माई लिखना चाहिए, ठीक है। ये सही था और ये गलत था, ये माई आपका सही आंसर है। आई मी माई आप जानते हैं प्रोनाउन वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, और इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बॉस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा ही एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जो अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की बॉस्ट ऑफ कर सकता है, वाहवाही लूट सकता है, अपनी तारीफ कर सकता है। एकमात्र ऐसा देश दुनिया में जिसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता, विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय तरह के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सभी में क्या है, यूनिटी है, ठीक है। समझिए क्या है इसका, वैसे तो बहुत इजी है,
प्रोनाउन से रिलेटेड एरर था इसका। देखिए, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। ठीक है। सेम वे वी, अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्व्स। और भी कई हैं, फिलहाल मेरे काम सिर्फ इतना ही आएगा क्योंकि इस कैटेगरी का प्रोनाउन मुझे दिया गया है। तो ध्यान से सुने ये कहाँ कहाँ काम आता है, बाकी तो पूरी टेबल होती है बेटा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी नाउन से पहले आएगा। ठीक है, नाउन से पहले, या फिर इसको ऐसे लिख दूं मैं, विद नाउन, विद नाउन। अगर आगे नाउन है तो इसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। ये भाई सब कब आएंगे? विदाउट नाउन, जब नाउन नहीं होगा। बाकी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हमेशा काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। इनके फंक्शन है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर आप देख सकते हैं वो जरा गौर से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? और आगे क्या लिखा हुआ है? इज। इज क्या है? वर्ब। और आवर्स, सॉरी, इन दोनों में अंतर आपको बताया रहा है, हमने बताया जा चुका है आपको। देखो, और जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ में कोई ना कोई आगे नाउन जरूर आएगा, तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास नाउन नहीं है तो आप अवर की जगह अवर्स यूज़ करें। ठीक है, अवर्स। विदाउट नाउन है तो अवर्स यूज़ करें। बस इतनी सी चीज़ देख लीजिए, बस बात ख़त्म। आगे वर्ब दी हुई है, वर्ब दी हुई है, इसका मतलब नाउन नहीं दिया हुआ तो आप अवर यूज़ नहीं करें। इसकी जगह पर आपको किसे यूज़ करना होगा? अवर्स विल बी योर आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। नंबर 4, आई हैव ओनली लिटिल मनी लेफ्ट नाउ। मेरे पास अब केवल थोड़ा ही पैसा बचा है। तो वो कितना है भाई? लिटिल है, अ लिट या द लिटिल? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फिक्स है, अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास केवल, जबकि इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, मतलब कंसेप्ट क्या है इसमें, तो सिंगल डायरेक्ट हिंट दिया हुआ है सेंटेंस में, और ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, इसका मेरा आपसे वादा है। अगर आपने एक बार इसे सीख लिया तो न जाने कितनी बार कितनी एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है। इसका आंसर बिल्कुल फिक्स होता है। सेंटेंस में कुछ भी कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज ऑलरेडी फिक्स्ड। जिस सेंटेंस के अंदर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का हो, उसके पहले अगर ओनली दिया है, ये एकमात्र शब्द याद रखना, ओनली में आपको कभी भी लिटिल नहीं लगाना या फ्यू नहीं लगाना, या तो अ लिटिल लगाएं या अ फ्यू लगाना। ओनली के साथ ए फ्यू लगाया जा सकता है पॉजिटिव कंडीशन में, जब नंबर दिया हो, और लिटिल भी लगा सकते हैं। ये नंबर्स के लिए है, ये क्वांटिटी के लिए है। जो चीज़ें संख्या में हो फ्यू के साथ आएंगी, मात्रा में हो लिटिल के साथ आएंगी, लेकिन ओनली अगर दिया हुआ है तो ओनली के साथ याद रखिएगा ये 2 वर्ड्स सही हैं। ठीक है, ए फ्यू और लिटिल। तो लिटिल के बजाय आपको अ लिटिल लिखना चाहिए था। ये इसका आंसर था, बहुत फिक्स था एकदम। ओनली के साथ ऐसा होता है, ओनली हमेशा फिक्स लेता है, ए फ्यू या ए लिटिल लेगा। नेक्स्ट, देयर वर लेस देन 100 स्टूडेंट्स इन द सेमिनार। इसी तरह का क्वेश्चन इस साल भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इसी तरह का सेंटेंस पूछा हुआ है। जो कंसेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है वही कंसेप्ट उसमें था, सेम टू सेम। देखो कैसे।
लेस देन, लेस देन, लेस किससे, लेस बना किससे भाई, लिटिल से, लिटिल, लिटिल से बना लेस, लेस से बना लीस्ट, ये सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव, और ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। अब आते हैं दूसरे पर, एक तो ये है, दूसरा ये है फ्यू, फ्यूअर, और फ्यूएस्ट। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या था, डिफरेंस सिर्फ इतना था, ये लीस्ट लेस जो है ये तो किस में आते हैं, क्वांटिटी में, और ये किस में आते हैं, नंबर में। बस हो गया गेम, इतनी सी बात थी। अब यहां पर आपको दिया था लेस, लेस किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, गौर से देखिए, लेस दिया था और लेस किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है। अब क्वांटिटी आगे है नहीं, क्योंकि आगे तो क्या है, 100 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर हैं तो ये तो नंबर में हो गए बेटा, स्टूडेंट्स किस में है, नंबर में है। और अगर चीज़ नंबर में आ रही है, अगर नंबर हैं और नंबर है, तो फिर आपको लेस नहीं बल्कि क्या लगाना चाहिए था, फ्यूअर लगाना चाहिए था। दैट्स योर आंसर, फ्यूअर देन। लेस देन के बजाय आपको क्या बोलना चाहिए था, फ्यूअर देन बोलना चाहिए था। ठीक है, चलिए नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्लास के अंदर मेरा जहाँ तक एज ए टीचर काम है, पढ़ाना ज़्यादा है, बच्चों की हेल्प सपोर्ट ज़्यादा करना है और बातें करना कम है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें करूँगा उससे आपका ही टाइम ज़्यादा खराब होगा। ये जो क्लासेस होती हैं दोस्तों, ये मौज मस्ती के लिए नहीं होती, क्योंकि मौज मस्ती के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी, आप तो यूट्यूब चलाते हैं, बहुत सारे और भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो मेरा एज अ ड्यूटी, मेरी जो ऑब्लिगेशंस बनती हैं वो सिर्फ ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँ। जिस पर्पज़ से, जिस अप्रोच के साथ आप मुझसे जुड़े हैं, वो आपका टारगेट पूरा हो, उस अप्रोच और पर्पज़ को मैं पूरा कर सकूं, बस मेरा यहाँ तक का ही टारगेट होता है। आई एम नॉट हेयर फॉर एंटरटेनिंग एनीवन। ठीक है, मेरा टारगेट है एज ए टीचर कि आपको कोई भी जो चीज़ है, कंसेप्ट जो हैं आपके क्लियर हों, पढ़ाई का जो काम आप मेरे साथ जुड़कर करना चाह रहे हैं वो पूरा हो। इसलिए मेरा काम है कि मैं इधर उधर की बातें ना करूँ। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। जैसा कि आमतौर पर मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ सबको पता है, तो नो नीड टू से समथिंग, कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं। आप सब समझदार हैं, कौन अपने टारगेट के प्रति डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। रही बात एक मोटिवेशन की, तो किसी दिन समय मिलेगा तो ज़रूर मैं आपसे इस तरह से इंटरेक्ट होऊंगा आपको मोटिवेट करने के लिए जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 24 घंटे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन से ही काम अकेले से नहीं चलेगा। वी हैव टू प्रैक्टिकली डू समथिंग, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ रोज़ के मोटिवेशन वीडियो सुनने से, देखने से हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिकली स्टेप आउट नहीं करेंगे, उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, सुनने से, बोलने से कुछ नहीं होने जाना, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आपको स्टेप आउट करना ही पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर आपकी उस चीज़ की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए मैं पिछले कई वीडियो में देखा होगा, मैं अपना काम ही करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको चीज़ें सिखाने का, इंटरेक्शन करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें आगे समय मिलेगा, बिल्कुल करेंगे। चलिए कंसेप्ट पर वापस आते हैं। ये इसमें कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेस जो बनता है वो लिटिल से बनता है। लिटिल आपका क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, फ्यू आपका नंबर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लीस्ट सुपरलेटिव है और लेस कंपैरेटिव है। सेम वे फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, तो लेस की जगह आपने क्या लिख दिया है, फ्यूअर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, वो आपका सामने है आपके। कई एग्जाम्स में पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन आपसे। देखिए क्या है इसमें,
वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, वो 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी, कोई बात नहीं। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, मेहनत करो नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। यहाँ जो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से एग्जामिनर ने ये सेंटेंस दिया है आपको, उसका पर्पस था आप लेस्ट के बारे में जाने, ठीक है। लीस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था, लिटिल का सुपरलेटिव लीस्ट होता है, ये लेस्ट है। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं तो इसका मतलब होता है अन्यथा या अदरवाइज। अदरवाइज एक कंजंक्शन है। लेस्ट के साथ में एक पॉइंट फिक्स होता है जो आपको शायद याद होगा, लेस्ट के साथ में कभी भी विल और विल नहीं आएगा, इट्स टोटली इनकरेक्ट। यू मस्ट यूज, आपको इसकी जगह पर यूज करना चाहिए दोस्तों शुड। ये फिक्स्ड होता है, लेस्ट के साथ शुड का आना फिक्स होता है। अदरवाइज के बाद आप चाहो तो विल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है अदरवाइज के बाद विल लगाने में। लेकिन अगर आपने लेस्ट यूज किया है तो आपको लेस्ट के साथ शुड ही लगाना पड़ेगा। ये कंजंक्शन पेयर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड, अदरवाइज के बाद विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कंसेप्ट है, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेस्ट के साथ शुड लगाना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, डेस्पाइट ऑफ, देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है डेस्पाइट ऑफ, यहीं पर एरर है। देखो एक तो होता है इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, के उपरांत, और दूसरा भाई होता है डेस्पाइट। तो ये याद रखिएगा कि इन स्पाइट में ऑफ लगाया जा सकता है, ये पूरा की पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जबकि दोनों का सेम अर्थ है। इन स्पाइट ऑफ बोलो या डेस्पाइट ऑफ, तो ऊपर वाले सेंटेंस में बहुत इजी सा क्वेश्चन का एरर था, डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, जबकि अर्थ दोनों का सेम है। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा सकते हो आप, डेस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगा सकते, सेम सेंस है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, और इसको कई एग्जाम्स में आपने देखा होगा, इस तरह के जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कई एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए हैं। तो ये जो डेस्पाइट ऑफ का है ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नंबर 8 ये है, माई मदर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण। मेरी माँ जो है एक के बाद एक कई सारे पेजेस यानी 1 by 1 पेजेस जो है रामायण के पढ़ चुकी है। देखिए यहाँ जो कंसेप्ट है दोस्तों वो ये है कि अगर एक जैसे 2 नाउन, ये नाउन है पेज और ये भी नाउन है, इफ 2 सिमिलर नाउन्स आर कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन, अगर 2 सिमिलर नाउन आपके प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हैं, both the noun must be in singular form, and if they are subject of the sentence the verb will be also singular। अगर 2 एक जैसे नाउन पेजेस किसी प्रपोजिशन से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल प्रपोजिशन गिवन है आफ्टर, ये आपका प्रपोजिशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इफ 2 nouns आर कनेक्टेड, सिमिलर nouns आर कनेक्टेड विद प्रपोजिशन, ठीक है, ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, फिर से नाउन है और फिर वर्ब है। तो ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से समझ में आए, आप समझें एक बार। ये वर्ब सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन भी सिंगुलर, ठीक है, और ये आपकी प्रपोजिशन है। बस तो हो गया एरर फाइंड, आराम से आप देख सकते हैं। पेजेस की जगह आपको पेज लिखना है और इस पेजेस की जगह भी आपको पेज लिखना है। तो आपका सही जवाब हुआ पेज आफ्टर पेज, राइट, पेज आफ्टर पेज, दैट्स योर आंसर। ये है आपका सही जवाब। और अगर आगे वर्ब भी दे रखी हो तो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, इज ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं, इस तरह से ETC वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इट वॉज मी हु कॉल्ड द पुलिस, वो मैं था जिसने पुलिस को कॉल किया। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है इट वॉज और इट इज़ के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आगे ये भाई साहब इनका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच और दैट, याद रखिएगा ये 3 प्रोनाउन अगर आपको दिए हैं, इनके पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस दिया है और आगे अगर आपको वर्ब दी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, फिलहाल मैं एंट लिख देता हूँ। इसे हम वर्ब बोलते हैं जो बाद में लिखी गई है। एंसीडेंट और वर्ब ये दोनों जो है भाई साहब ये हमेशा मैच करने चाहिए, इसको भूल मत जाना। तो ये जो मी है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, यानी कि आई यूज होगा, मी नहीं होगा। इट वॉज आई हु कॉल्ड द पुलिस, दैट्स योर आंसर। इट वॉज मी के बजाय क्या लिखा जाएगा, इट वॉज आई, क्योंकि रूल ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट से मैच करनी चाहिए। एंटीसीडेंट एंड द वर्ब ऑलवेज मस्ट बी इन द सेम फॉर्म, दैट मीन्स सिंगुलर टू सिंगुलर एंड प्लूरल टू प्लूरल। अगर आपका एंटीसीडेंट बोलते किसको दोस्तों, एंटीसीडेंट बोलते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, विच है, दैट है, उसके जस्ट पहले जो भी आप वर्ड लिखेंगे नाउन प्रोनाउन फॉर्म में वो आपका एंटीसीडेंट यानी कि हिंदी में कहें तो पूर्ववर्ती कहलाता है। और उसका काम ये है कि वो जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है जिसके पहले वो आया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आई है उससे उसका मैच होना चाहिए, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लूरल टू प्लूरल, दैट्स द कंसेप्ट। तो जरा समझने की कोशिश करें। देखो क्या है, ये तुम्हारा एंटीसीडेंट था हु, इसके पहले एक आपको वर्ड दिया मी और कॉल्ड दी वर्ब, तो वर्ब से ये मैच करे, तो यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म में तो इशू कोई है ही नहीं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब से हमेशा सब्जेक्ट मैच करता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये है बात। आज के सेशन का संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये सेशन आपका, अगर आपने ध्यान से कंटेंट माइंड से कंसंट्रेशन से एज ए जेन्युइन स्टूडेंट जिसे कहें, अगर आपने उस तरह से पढ़ा होगा, आई होप ये आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, नथिंग बट सम ट्रीज वर प्लांटेड इन द ओल्ड कैंपस। देखो दोस्तों, नथिंग और बट का एक और भाई होता है एक्सेप्ट। ये दोनों जो हैं ये किसका काम करते हैं, प्रपोजिशन का काम करते हैं। और अगर ये प्रपोजिशन है तो ये भाई साहब आपके हुए सब्जेक्ट और ट्रीज ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। और अगर ट्रीज ऑब्जेक्ट है तो नथिंग के हिसाब से आपकी वर्ब जो है वर्ब वो गलत है, यहाँ आपको वॉज लगाना होगा। बड़ा शॉर्ट सा रूल है, जरा सोचना, वापस समझना। देखो क्या है, देखिए बट वैसे कंजंक्शन होता है जिसका मतलब लेकिन होता है, लेकिन बट का मतलब है एक्सेप्ट यानी के सिवाय, के अलावा या के सिवाय इसका अर्थ है। अगर इस सेंस में हम बात कर रहे हैं के अलावा के सिवाय, तो बट एक क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा प्रेपोजिशन बनेगा। और प्रेपोजिशन अगर ये बन गया तो प्रेपोजिशन के पहले नथिंग जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो ट्रीज वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से इस वर्ब से मैच कौन करेगा, वर्ब से तो आप ट्रीज को करोगे तो कर लेगा मैच, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमको पता है ट्री ऑब्जेक्ट है तो हमको इसे सब्जेक्ट से मैच करना होगा। तो सब्जेक्ट से मैच करने के लिए आपको जाना होगा नथिंग के पास। नथिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब वॉज के बजाय आपका आंसर क्या हो, वर के बजाय आपका आंसर क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपने मेरे साथ 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं वो आपने मेरे साथ डिस्कस किए।
ठीक है, बड़े मज़े से आपने इनको किया होगा क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश की। बाकी तो खैर एक डिटेल में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा, उस पर भी हम आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल कोशिश की थी मैंने कि सरफेसली आप इनको मैं थोड़ा सा इंट्रो करा सकूँ, क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से आप इनको सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जेईसी गुरुकुल जयपुर में आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने फिर से जुड़ेंगे। चलिए, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स ओके, नमस्कार, जय हिंद।